2011। अमेंड किसको, सॉरी रिपील किसको किया था इसने, एकोमोडेशन एक्ट 1961 को। अब आ जाओ अगला टॉपिक। पहला पार्ट हमारा खत्म होता है, सेक्शन 1 to 5 हम खत्म कर चुके थे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, 2 डेफिनेशन, 3 एक्ट किन किन प्रॉपर्टी को नहीं लगेगा, 4 रेंट एग्रीमेंट, 5 रेंट कितना होगा, रेंट कब पे करना होगा, ये कुछ एक बेसिक बात है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सबसे पहला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, इसको लेकर, देन रेंट कंट्रोलर इसको लेकर, उसके बाद रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की पावर्स, रेंट कंट्रोलर की पावर्स जो बहुत सिंपल सी पावर है, अपने बेसिक से ये कैसे याद करनी है वो भी देख लेंगे। एंड देन इज प्रोसीजर, जैसे कोर्ट का प्रोसीजर होता है ना, वैसे ही जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। ये इतनी सी अपने को कुछ एक बातें पढ़नी है। इसका जो इंडेक्स है, मतलब जो इसका जो सेक्शन नंबर है, वो इसका सेक्शन नंबर अच्छे से पढ़ लेना। अगर सेक्शन नंबर को अपने लिखने चले तो सिंपल सा लिख लेना भाई, 5 तक अपना हो चुका था। सेक्शन 6 रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7 रेंट कंट्रोलर, सेक्शन 8 ये, सेक्शन 9 ये, और सेक्शन 10 इज प्रोसीजर। इतना सा है। दिशा ट्रिब्यूनल हो गया है, बट ट्रिब्यूनल को लेकर अपने ने जो कल पढ़ा, उस दिन लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, वो थोड़ा सा अपने मतलब एरर बोल दो या फिर थोड़ा सा अपने कई चीजें अपने ने उसमें छूट गई थी। रीजन बीइंग तब तक अपने पास जो नए वाली बेर एक्ट है वो नहीं थी, पुरानी बेर एक्ट थी। ठीक है, तो अपनी उसी दिन नई बेर एक्ट आ गई थी, तो अब अपने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को नई बेर एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे कि एट प्रेजेंट अमेंडमेंट के बाद 2020 में इसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद इसमें क्या क्या बातें हैं। तो हम अभी अमेंडमेंट नहीं करेंगे, अमेंडमेंट को लेकर मैं पहले ही बता देता हूँ, अमेंडमेंट को हम एक साथ डील करेंगे। भाई मान लो कितनी अमेंडमेंट हुई है, कौन से सेक्शन में कौन सी अमेंडमेंट है और क्या हुआ है, क्योंकि अपने से वो यही पूछेगा भाई कौन से सेक्शन में कौन सी अमेंडमेंट हुई है या ये अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था। तो अपने अगर उसको अमेंडमेंट के ही तरीके से पढ़ेंगे तो अपने कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज क्या ऐसा होगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में अमेंडमेंट की बात छेड़ देंगे, तो ना तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सही से समझ रहेगा, ना ही अमेंडमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अपने से चालू कर देते हैं टॉपिक को। सेक्शन इसके याद कर लेना, 6 रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, 7 रेंट कंट्रोलर, 8 रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की पावर, 9 रेंट कंट्रोलर की पावर, 10 प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब सिंपल, जैसे सिविल कोड जो प्रोसीजर फॉलो करती है वही प्रोसीजर की बात है, वो अपने देख लेंगे। तो अब अपने आते हैं, सॉरी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में, जो है सेक्शन 6। पावर्स के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, पावर्स अपने पढ़ेंगे, पावर्स में उनके कुछ बहुत ही अजीब सा है, कुछ ऐसा नहीं, बहुत सिंपल सिंपल बातें वो मैं बता दूंगा कैसे याद करनी है। अभी जो अपने लिए बात है वो है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जिसमें हमको ये बात पढ़ना है कि भाई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कौन इस्टेब्लिश करता है, रेंट कंट्रोल के पास जुरिस्डिक्शन मतलब क्या क्या मैटर वो डिसाइड करेगा, क्या मैटर वो डिसाइड नहीं करेगा। उसके बाद रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल मान लो इस्टेब्लिश हो गया, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा या फिर प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ होगी। देन उसके बाद रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर मेंबर्स, या एक नॉर्मल नाम ले लेते हैं अपने, एक बेसिक कॉमन नाम रख देते हैं सबका, भाई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर जो पोस्ट है वो क्या क्या है, जैसे है एक है चेयरमैन, एक है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, फिर है मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, फिर है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इज लाइक जैसे नॉर्मली हर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी नहीं होता जो सब कुछ संभालता है, वो रजिस्ट्रार। तो ये कुछ एक पोस्ट है, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, मेंबर, रजिस्ट्रार। उसके अलावा हमको जो देखना है वो है कि भाई क्या क्या मामले रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल देखेगा, क्या क्या नहीं देख सकता, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कौन करेगा, और उसके अलावा हाई कोर्ट मतलब इसका कहाँ प्लेस ऑफ सिटिंग होगी। प्लेस ऑफ सिटिंग दो तरह की, नॉर्मल प्लेस ऑफ सिटिंग और हेडक्वार्टर कहाँ है। और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, हाँ, एक, नॉर्मल प्लेस ऑफ सिटिंग और हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, हाँ, एक, नॉर्मल प्लेस ऑफ सिटिंग और हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, हाँ, एक, नॉर्मल प्लेस ऑफ सिटिंग और हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, हाँ,
कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये इतनी सी बातें अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं विच इज एस्टेब्लिशमेंट। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश कौन करेगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कितने दिनों में एस्टेब्लिश होगा, इस चीज को लेकर ध्यान रखना कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है या स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर। रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के लागू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर जो है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो कौन एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कितने दिनों में, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ये इतनी सी बात है। अपने से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि भाई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, हालांकि ये क्वेश्चन बनता नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इतना ऐसा सा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, फिर भी ध्यान रखना कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितने दिनों में एस्टेब्लिश करना था, 30 दिनों के अंदर। ऑल्दो अब तो एस्टेब्लिश हो चुका है, पर अब ध्यान रखना 30 दिनों में। अब आते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को लेकर दो बातें हैं। पहला, किन किन मामलों पे ज्यूरिसडिक्शन है या किन किन मामलों को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल देखेगा और किन मामलों पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास, इसमें तो सिंपल सा ऐसा रखना है, कोई भी डिस्प्यूट हो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है ना, वो मामला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास ही रहेगा। तो कोई भी डिस्प्यूट हो, रेंट का है, कब्जे का है, कोई भी डिस्प्यूट हो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट, विच मींस अगर ए वर्सेस बी का केस है, ये ए लैंडलॉर्ड है और ये बी टेनेंट है, या फिर ए टेनेंट है बी लैंडलॉर्ड है, तो ए वर्सेस बी डिस्प्यूट किसके बीच में है, लैंडलॉर्ड टेनेंट, टेनेंट लैंडलॉर्ड, तो ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल देखेगा। पर अगर जो डिस्प्यूट है वो है किस चीज को लेकर, टाइटल को लेकर, जो डिस्प्यूट है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर, विच मीन्स सिंपल सा कि भाई या तो डिस्प्यूट क्या है, मालिक कौन है, ए वर्सेस बी आते हैं, ए कह रहा है मैं मालिक हूं, बी कह रहा है मैं मालिक हूं। यहां ये लोग लैंडलॉर्ड टेनेंट में नहीं आ रहे हैं, ए कह रहा है सर मैं ही लैंडलॉर्ड हूं, बी कह रहा है मैं ही लैंडलॉर्ड हूं, मतलब मैं ही मालिक हूं, दोनों मालिक के क्लेम में आ रहे हैं, तब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं होगी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसको टीपीए एक्ट लगता है, जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा ना, उसको उस केस के अंदर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि भैया लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल देखेगा। पर ध्यान रखना, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसके अंदर टाइटल का डिस्प्यूट है, मालिक कौन है, या फिर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो है क्या, जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग रहा है, या फिर बोले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर अगर डिस्प्यूट है, तब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं होगी। इस बात को लेकर कोई भी डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी डाउट। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आपसे कैसे पूछा जाएगा कि भाई अगर डिस्प्यूट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, तो वहां ये मत रखना कि अरे इन्होंने टीपीए एक्ट का तो बोला नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का इनका कहने का मतलब यही है कि जहां डिस्प्यूट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि जहां डिस्प्यूट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग रहा है, वहां वो मामला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं, एक बेसिक लाइन, ये मैंने आपको जनरल बात इसलिए बोल दी क्योंकि आपको जो मेन चीज याद रखनी है ना, वो ये रखनी है कि ज्यूरिसडिक्शन कब नहीं होगा।
क्योंकि वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन कब नहीं होगा। तो हम लोग जनरली बोल देते हैं कि भाई अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है ना, किसी भी चीज को, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, मालिक और किराएदार के बीच में क्या डिस्प्यूट हो सकता है? किराए को लेकर। मालिक कह सकता है सर किराया नहीं दे रहा है, या मालिक कह सकता है सर मुझे किराया बढ़ाना है, किराएदार कह सकता है नहीं किराया नहीं बढ़ सकता। मालिक कह सकता है सर इसको बोलिए किराएदार को मकान खाली करे, किराएदार बोलेगा नहीं मैं क्यों मकान खाली करूं, मैं इतने टाइम से बैठा हूं, मैं आपको टाइम पर किराया दे रहा हूं, मेरे को और कोई जगह नहीं मिल रही है। तो डिस्प्यूट क्या है? लैंडलॉर्ड टेनेंट, किराए को लेकर, कब्जे को लेकर, ऐसा कुछ। तो हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी डिस्प्यूट हो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, विच मीन्स एक तरफ है पार्टी ए, एक तरफ है पार्टी बी। अगर ये पार्टी ए एज ए लैंडलॉर्ड आ रही है और पार्टी बी एज ए टेनेंट आ रही है, या फिर पार्टी ए टेनेंट है और पार्टी बी एज ए लैंडलॉर्ड आ रही है, मतलब अगर पार्टीज का टाइटल उठाए ना, जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं ये एक ए किस टाइटल में आ रहा है या फिर किस पावर में आ रहा है, सर ए लैंडलॉर्ड की पावर में आ रहा है, बी किस पावर में आ रहा है, टेनेंट, या फिर ए टेनेंट बी लैंडलॉर्ड। तो कोई भी डिस्प्यूट जो दो पार्टीज के बीच में, और दोनों पार्टीज क्या है, एक लैंडलॉर्ड है एक टेनेंट है, उस डिस्प्यूट को कौन डिसाइड करेगा? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। पर अगर डिस्प्यूट है टाइटल को लेकर, मालिक कौन है, दो लोगों में डिस्प्यूट है और दोनों कह रहे हैं मालिक, दोनों ही अपने आप को मालिक क्लेम कर रहे हैं, या फिर डिस्प्यूट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर, इन शॉर्ट जिस डिस्प्यूट को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो टाइटल को लेकर है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, उस डिस्प्यूट के केस के अंदर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं होगी। ये इन शॉर्ट ये बात है। हाँ जी, अब डाउट इस बात को लेकर? यस, इस बात को लेकर अब डाउट, ज्यूरिसडिक्शन वाली बात को लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आएगा, यही पूछा जाएगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन कब नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट, हेडक्वार्टर एंड प्लेस ऑफ सिटिंग। ये क्या है? जिस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती कि भाई इसका मेन ऑफिस तो एक जगह पे है, बाकी इसकी और ब्रांचेस भी हैं, तो सिंपल यही यहां बोला गया है कि भाई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जो हेडक्वार्टर है, विच मींस उसकी जो मेन, एक चाहे तो बोल दो कि भाई मेन जो ऑफिस है या जो हेड ऑफिस है वो कहाँ होगा? रायपुर में। वो कहाँ होगा? रायपुर में। उसके अलावा ऐसा नहीं कि उसके अलावा ऑफिस नहीं होंगे या उसके अलावा और कहीं ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, एक रायपुर में बैठेगा जो मेन होगा, जो उसका हेडक्वार्टर होगा। उसके अलावा और जगह भी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऑफिस खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? वो सब जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा, कोई फिक्स नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां एस्टेब्लिश करेगा वहां वहां प्लेसेस हो जाएंगे। हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? रायपुर। रायपुर में हेडक्वार्टर है। उसके अलावा भी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और जगह पे है, वो कहां पर है? जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट को सही लगेगा, कोई फिक्स नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकती है।
इस बात को लेकर कोई भी डाउट? अब आ जाओ अगले पॉइंट, ये ध्यान रखना, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर ये 3-4 पोस्ट होती है। एक तो होता है चेयरमैन, जिसको अपन बोल सकते हैं हेड। एक नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कहां कहां और कहां कहां वो है, वो तो आपके जीके में आ सकता है अगर आएगा तो। अगर जीके में आ सकता है, जीके में भी देख लेंगे अपने, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है ना, देख लेंगे, पर जीके में आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगा। अब आ जाओ पोस्ट, चेयरमैन। चेयरमैन क्या है? हेड। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो पोस्ट है कि जब चेयरमैन नहीं होता ना, तब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जो मेंबर होते हैं ना चेयरमैन के अलावा, उसके अलावा वो किसी भी मेंबर को चेयरमैन बना सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या होता है? जब मेन चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन की सीट खाली होती है ना जब, तब उसकी जगह जब किसी मेंबर को एक तरह से टेम्परेरी चेयरमैन बनाया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या होता है? एक तरह से टेम्परेरी चेयरमैन। कौन बनता है? मेंबर। और उसके अलावा क्या पोस्ट है? एक मेंबर्स होते हैं चेयरमैन के, सॉरी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है जी? रजिस्ट्रार एक तरह का सेक्रेटरी होता है, जो सब कुछ देख रेख करता है, जो सब कुछ देख रेख करता है। तो ये 3-4 पोस्ट है। एक चेयरमैन, हेड, मेन क्या है? हेड। एक बाकी क्या है? मेंबर्स। उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जरूरी नहीं है होगा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कब गेम में आता है? जब चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन की सीट खाली है, तब स्टेट गवर्नमेंट किसी मेंबर को टेम्परेरी चेयरमैन बनाती है। एंड देन इज रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार एक तरह का क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। तो ये कुछ एक 3-4 पोस्टें हैं। ये सारों की सारी पोस्टों के अंदर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन मेंबर बनेगा, कौन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेगा, ये सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट है कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज, अब उसमें आगे की बात ध्यान रखना, जो सबसे पहली मतलब एक बेसिक चीज, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ना एक तरह की कमेटी होती है, जिसके अंदर कम से कम मिनिमम 3 मेंबर होते हैं। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, स्टूडेंट का किसी का फोन आ रहा है। यस, हेलो। या अब प्लीज, सॉरी, हाँ बहुत थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट सा कॉल आ गया था। यस, प्लीज एक बार बताइएगा, आवाज आ रही है? आवाज को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है? फोन उठाना ही मुश्किल यहाँ पे तो।
ओके सॉरी हाँ, चलिए लो अपने क्लास चालू करते हैं। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ना एक तरह की कमेटी होती है, जिस कमेटी के अंदर मिनिमम 3 लोग होंगे। अब मिनिमम 3 में ध्यान रखना क्या कॉम्बिनेशन होता है, एक चेयरमैन, 2 मेंबर। चेयरमैन एक ही होगा, ये फिक्स है, ये फाइनल है। चेयरमैन एक ही होगा, ये फिक्स है और ये फाइनल है। मेंबर मिनिमम 2 होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम 2 होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ध्यान देना कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, अब यहां पर एक थोड़ा सा अपने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को समझ रहे हैं कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एक्चुअली में क्या होता है, एक तरह की एक कमेटी बैठती है जिसमें कम से कम 3 लोग होते हैं, एक चेयरमैन और 2 मेंबर। मेंबर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है, पर कम से कम 2 मेंबर होंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर कम से कम मेंबर्स कितने होते हैं। चेयरमैन तो चलो एक होता है, कम से कम मेंबर्स एक। अब आ जाओ दोबारा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कौन से मामले देखता है, जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में होते हैं। कोई भी ऐसा मामला जो टाइटल को लेकर है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर है, वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं देखेगा। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का हेड ऑफिस कहाँ है, रायपुर में। उसके अलावा भी और जगह भी ऑफिस है, किसने स्टैब्लिश किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर जो मेन पोस्ट बोलती है, क्या क्या होती है, एक तो चेयरमैन होता है। अगर चेयरमैन नहीं है, किसी मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है, लाइक टेम्परेरी चेयरमैन, उसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बोला जाता है। उसके अलावा मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा एक होता है रजिस्ट्रार। अब ध्यान देना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पूछ लो। एक होता है, सॉरी, एक होता है चेयरमैन। अब चेयरमैन और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की जरूरत क्यों पड़ी, ओके देखो ऐसा होता है, जरूरत नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एनआई एक्ट है, चेक को लेकर। चेक को लेकर अलग से कोर्ट क्यों बनने लगे, क्योंकि एक नॉर्मल सिविल कोर्ट है जिसके पास इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी के इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, जिसके पास लोगों की टाइटल को लेकर बोल दो, या फिर किसी के बहुत ही प्रोमिजरी नोट के या किसी के मनी डिस्प्यूट पड़े हैं। तो सिविल कोर्ट, एक तो वो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, और उसके अलावा सिविल कोर्ट के पास आप बोल रहे हो कि भैया सिविल कोर्ट तुम चेक के केस भी देख लो, उसके बाद आप सिविल कोर्ट को बोल रहे हो कि भैया तुम रेंट के केस भी देख लो। तो सिविल कोर्ट कितना काम करेगा, क्या क्या चीजें देखेगा। तो इसीलिए एक टेंडेंसी है कि कोई भी ऐसा कोई मामला है ना जिसके लिए स्पेशल लॉ है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट, जैसे कि आपका ये रेंट एक्ट, उसके लिए इन्होंने क्या कर रखे हैं, स्पेशल कोर्ट्स बना दी है। अब जहां पर तो इन्होंने स्पेशल कोर्ट बना दिए वो तो ठीक है, जैसे पोक्सो में स्पेशल कोर्ट बना दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बना दिया स्पेशल कोर्ट। और कई जगह इन्होंने क्या कर दिया, एक्ट के अंदर ही लिख दिया कि भैया यहाँ इसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनेगा, ताकि इन डिस्प्यूट्स का भार सिविल कोर्ट पे ना आए। सिविल कोर्ट्स पे इन डिस्प्यूट का भार ना है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो मामले होते हैं बहुत बड़े मामले नहीं होते हैं भाई। रेंट कंट्रोल, मान लो लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट है, किराया कितने ही रुपए का होगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, मैक्सिमम बोल रहे हैं 1 लाख रुपए का किराया का डिस्प्यूट होगा। छोट लगभग डिस्प्यूट ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोसीजर होता है ना, जो ट्रिब्यूनल के लिए प्रोसीजर होता है, वो लोग इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं फॉलो करते जैसे सिविल कोर्ट को करना होता है। सीपीसी में तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, प्लेट फाइल करो, एडमिट होगा, ये वो। ट्रिब्यूनल में ये प्रोसीजर नहीं है। तो दो चीजें, एक, भार ना आए सिविल कोर्ट पे, इसलिए किया गया। दूसरा, रेंट कंट्रोल, ये जो मामले होते हैं छोटे मोटे मामले होते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लेंथी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। ट्रिब्यूनल कभी भी सीपीसी जितना लेंथी प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, तो ये मामले क्या है, फटाफट खत्म हो सके ताकि। तो ये दो चीजें रही हैं, ठीक है।
जी, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन पे। हमको ये तो पता लग गया भाई कितनी पोस्ट है, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, मेंबर्स है और रजिस्ट्रार, ये 4 तरह की पोस्ट होती हैं ट्रिब्यूनल में। पहला चेयरमैन, चेयरमैन कौन बनेगा? हाईकोर्ट जज होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा, कौन? रिटायर्ड हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज को चेयरमैन बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है? मेंबर। जो मेंबर होता है ना रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का, उसको बनाया जाता है। बनाता कौन है? सबका स्टेट गवर्नमेंट, फिक्स है। सबको कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। देन आ जाइए मेंबर्स। मेंबर्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं सर, मेंबर्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नो क्वालिफिकेशन, एज स्टेट गवर्नमेंट थिंक फिट। स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, एज स्टेट गवर्नमेंट थिंक फिट। रजिस्ट्रार के लिए बिल्कुल, रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन है। रजिस्ट्रार किसको बनाया जाएगा? वो पर्सन जो सिविल जज है ऑफ क्लास 1, या फिर वो पर्सन जो क्या है? डिप्यूटी सेक्रेटरी। सरकार के अंदर क्या है वो? डिप्यूटी सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहला, चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन है या तो वो रिटायर्ड जज हो या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया जाता है? मेंबर्स को। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन या तो सिविल जज हो फर्स्ट क्लास 1, क्लास 1 मतलब जो क्या कहते हैं इसको, सीनियर लेवल का जो हो जाता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, या फिर हो डिप्यूटी सेक्रेटरी। इन दोनों में से कोई भी हो। क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। अभी तक कोई भी डाउट? क्योंकि अब अपने 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर, एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नाम की चीज, और दूसरा अपने पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो टोटली अलग बातें हैं। जहां से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आता हो। तो एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेते हैं। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एक कमेटी की तरह बैठता है। उस कमेटी के अंदर 3 लोग होते हैं, एक चेयरमैन, कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 मेंबर। पोस्ट क्या है? चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, मेंबर और रजिस्ट्रार। चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, मेंबर और रजिस्ट्रार। हाईकोर्ट की सॉरी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का मेन हेडक्वार्टर कहाँ होगा? रायपुर में। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की कब ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है? और उसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है? चेयरमैन की है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है? एक तरह का टेम्परेरी चेयरमैन होता है जो मेंबर्स में से अपॉइंट किया जाता है। और रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? या तो वो सिविल जज हो फर्स्ट क्लास, या फिर वो क्या हो? डिप्यूटी सेक्रेटरी। ये इतनी बात है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक कोई भी डाउट? फिर अपने आते हैं दो पॉइंट, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड दूसरा इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। चलो अब आ जाओ 2 पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या है? पहली बात कर चुके, अपने कई बार बोल चुके हैं कि भाई अपने से प्री में क्वेश्चन आएंगे ये सब चीजें, तो अपने को इतना बहुत वर्ड टू वर्ड देखने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट है ना जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, या फिर ये बोले कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जिसके ऊपर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन है, वो मामला सिर्फ ही सिर्फ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जाएगा। कोई भी दूसरी कोर्ट उस मामले को देख नहीं सकती, चाहे कोई भी हो, कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? एनी डिस्प्यूट, कोई भी ऐसा मामला जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उस मामले को कोई भी अदर कोर्ट
एंटरटेन नहीं करेगी। ये ध्यान रखना, मतलब कि जहां पर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन है वहां किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। तो अगर मान लो आप सिविल जज हो, आपके पास कोई मामला होता है और आपको पता लगता है यार इस पे तो रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है, आप उस मामले को नहीं देख सकते हो, वो मामला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। एक चीज। दूसरी बात, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला हाई कोर्ट में सिर्फ दो ही कंडीशन में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136 एसएलपी, और हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 227। मतलब कि आप मान लो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में मामला था, उन्होंने कोई फैसला सुनाया, उसके बाद आप एसएलपी फाइल कर सकते हो। एसएलपी क्या होता है कि भाई आप ये बोलते हो कि सर इस मामले में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसको हम बोलते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव टू अपील, एसएलपी। आप डायरेक्ट जा सकते हो। दूसरा, आप हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर रिट फाइल कर सकते हो। 226 227 हाईकोर्ट में रिट फाइल करने के आर्टिकल है। तो ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला, कोई भी ऐसा मामला जिसके ऊपर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन है, क्या कोई और कोर्ट देख सकती है? नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। क्या लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, आर्टिकल 136 में। हाई कोर्ट में जा सकता है? जा सकता है, आर्टिकल 226 227 में। इसको लेकर कोई भी डाउट? विच मीन्स जहां रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन है वहां किसी और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। कोई भी कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट, कोई भी लेवल की कोर्ट हो, वो उस मामले को नहीं देखेगी। पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है 136 में, और ये मामला हाई कोर्ट में जा सकता है 226 227 में। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये क्या है? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश हुई है, जो ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, ये सेक्शन 6 ऑफ एक्ट भी है, और ये आर्टिकल 323 बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आती है। इसको दो चीजें लगती हैं, एक तो सेक्शन 6 जो स्पेसिफिकली इसके बारे में ही बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने की। एक है आर्टिकल 323 बी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये बात बोलता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी उनका एरिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रेंट वाले डिस्प्यूट को लेकर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 323 भी तो जनरल पावर देता है टू स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल, टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करने की एक तरह की जनरल पावर देता है। सेक्शन 6 क्या है? ये स्पेशल पावर देता है, या फिर बात करें कि भाई सेक्शन 6 जो है वो स्पेसिफिक पावर देता है। बात ही किसके बारे में करता है? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में, और ये जनरल पावर की बात करता है। तो ध्यान रखना, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को दो प्रोविजन लगते हैं, एक तो सेक्शन 6 ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट, एक आर्टिकल 323 बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जी बिल्कुल, आर्टिकल 323 बी में ये स्टेब्लिश होती है, इसको आर्टिकल 323 बी भी लगता है। अब ध्यान रखना 323 बी की बेसिक बातें। आर्टिकल 323 बी 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था, और ये 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976। अभी बता देता हूं, बीएनएसएस नहीं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है।
ध्यान देना, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन को लेकर ये पॉइंट बोला गया है कि हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है वो कौन देखेगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो यहां भी हम यही बोलते हैं कि भाई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, वो कौन देखेगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। उसके अंदर किसी और कोर्ट के पास पावर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हो मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज, आप हो हाई कोर्ट के जज, आप हो जेएम फर्स्ट क्लास, या फिर सिविल में बात करें तो आप हो एक तरह से ये सिविल जज। आपके पास एक ऐसा मामला आता है जो मामला लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, जिस मामले को रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है, आप उस मामले को नहीं देख सकते, वो मामला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ही देखेगा। तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है और जिसको रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है, उस मामले को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ही देखेगा, कोई और कोर्ट नहीं देख सकता। हाँ, दो कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। एक, आर्टिकल 136 में, विच इज कि भैया ऐसा है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर उस डिस्प्यूट में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 136। या फिर हाई कोर्ट में आप उस मामले को लेकर रिट फाइल कर सकते हो, आर्टिकल 226, 227। बस इतनी सी ये बात बोली गई है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा मामला जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास होगा, उसको लेकर कोई और कोर्ट नहीं आ सकती। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब कि सेक्शन 6 रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 6 भी लगता है और आर्टिकल 323 बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लगता है। ये है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। यस, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कोई भी लेकर कोई भी डाउट, फिर अपने आते हैं रेंट कंट्रोलर, फिर अपने पढ़ेंगे इनकी पावर्स। अब आ जाओ अपने आगे। सबसे पहले आते हैं रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर का सेक्शन क्या है, सेक्शन 7। बहुत छोटा सा है, इसमें जो पढ़ने लायक है, पहला, इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एक मिनट, ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले आ जाओ अपॉइंट। अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेंट कंट्रोलर अपॉइंट करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेंट कंट्रोलर होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन की अगर अगर इनकी बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन है ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर। क्या क्वालिफिकेशन है कि भाई ये कम से कम डिप्यूटी कलेक्टर होने चाहिए, नॉट बिलो डिप्यूटी कलेक्टर। ये तो है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहला,
रेंट कंट्रोलर की क्वालिफिकेशन क्या है, रेंट कंट्रोलर का सेक्शन नंबर क्या है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, सेक्शन 7, रेंट कंट्रोलर की क्वालिफिकेशन क्या है। अब आ जाओ जो थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन आ सकता है, रेंट कंट्रोलर की ज्यूरिसडिक्शन कितनी होती है। भैया देखो, रेंट कंट्रोलर एक जिले के लिए अपॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट है रायपुर, रायपुर एक जिला है, तो इस जिले के अंदर आपको रेंट कंट्रोलर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, रेंट कंट्रोलर। अब ध्यान देना, हम लोग भले ही बोलते हैं भाई जिले के अंदर रेंट कंट्रोलर होगा, पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने भी रेंट कंट्रोलर हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी रेंट कंट्रोलर हो सकते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि रेंट कंट्रोलर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब बात आती है ज्यूरिसडिक्शन कितनी होती है, तो ज्यूरिसडिक्शन होती है थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले के अंदर आपकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। पर अगर एक से ज्यादा रेंट कंट्रोलर है तो भाई मान लो ये इतना बड़ा जिला है, इसके अंदर 3 रेंट कंट्रोलर कर दिए, तो इनका एरिया तो डिवाइड करोगे ना, कि भैया एक तेरा हो गया, ये तेरा हो गया, ये तेरा हो गया, एरिया तो डिवाइड करोगे ना। तो वरना तो फिर ये आपस में लड़ते रहेंगे, एक नंबर वाले का मामला 2 नंबर वाले के पास चला जाएगा, 2 नंबर वाले का मामला 3 नंबर वाले के पास चला जाएगा। तो जनरली तो ज्यूरिसडिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, पर अगर एक से ज्यादा रेंट कंट्रोलर होते हैं तो इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो हम बोलते हैं कि भाई इनका क्या एरिया होगा, वो डिसाइड किया जाता है बाय कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा ना, वो बताएगा कि आपकी कितनी ज्यूरिसडिक्शन है। तो ध्यान रखना, हम लोग इन शॉर्ट जो बोलते हैं, ये पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट कि ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई रेंट कंट्रोलर की जनरली तो ज्यूरिसडिक्शन कितनी होती है पूरे जिले में, जिस जिले के लिए वो अपॉइंट होता है। पर अगर किसी जिले में एक से ज्यादा रेंट कंट्रोलर है तो उस केस के अंदर उनका जो एरिया है वो कौन बताएगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि भाई रेंट कंट्रोलर की कितनी ज्यूरिसडिक्शन है या उसका कितना एरिया है, वो बताया जाता है बाय कलेक्टर। एरिया बताया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, वो बताता है कि रेंट कंट्रोलर के अंडर कितना एरिया आएगा। ये चीज ध्यान रखना, रेंट कंट्रोलर की ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने का, ज्यूरिसडिक्शन कम करने का, ज्यूरिसडिक्शन लिमिट करने का पावर किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो रेंट कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्यूटी कलेक्टर कम से कम होना चाहिए। और रेंट कंट्रोलर का एरिया कितना है कौन बताएगा, वो बताएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके अंदर कोई भी डाउट कुछ भी। और जो ये रेंट कंट्रोलर है ये सबॉर्डिनेट, मतलब कि कंट्रोल में होगा टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, विच मीन्स उसके अंडर में, कंट्रोल में काम करता है। तो ये एक बात ध्यान रख लेना। तो हमने अभी तक बात करी है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की, फिर हमने बात करी रेंट कंट्रोलर की। रेंट कंट्रोलर कंपैरेटिवली इजी है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल पे थोड़ा सा फोकस करना। अभी तक कोई भी डाउट, क्योंकि अब अपने आएंगे पावर्स एंड फंक्शंस पे, और पावर्स एंड फंक्शंस को हम सिर्फ ट्रिक्स से देखेंगे कि भैया ये है ये याद कर लेना, ये है ये याद कर लेना, बस और कुछ नहीं करना। जो आपका 8 और 9 नंबर का सेक्शन है, इवन 10 नंबर में भी अपने यही करेंगे, 10 नंबर में भी हम सिर्फ ट्रिक्स फॉलो करेंगे कि ये चीजें ध्यान रख लेना बस। अब आ जाओ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सेक्शन 8। पावर्स एंड फंक्शन आपसे एक तो ये सेक्शन नंबर पूछ सकता है, उसके अलावा कैसे याद करना। RCA, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। अब आगे ध्यान देना कि यहां से हमने क्या बनाया। 3 वर्ड है, 3 से ही अपना पावर्स एंड फंक्शन आ जाएंगी ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सबसे पहले आ जाओ आर। आर का मतलब क्या है? रेंट कंट्रोलर। आर क्या है? रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर के ऊपर कंट्रोल रखना, चेक करना कि हर जिले में रेंट कंट्रोलर है या नहीं, ढंग से काम कर रहा है या नहीं, ये सब। तो रेंट कंट्रोलर के ऊपर चेक करना, रेंट कंट्रोलर के ऊपर चेक रखना। सी कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब अगर कोई भी पर्सन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानता है तो उसको कंटेम्प्ट के अंदर पनिश करना। तो कंटेम्प्ट की पावर होती है, किसी को पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट। ए है अपीलेट अथॉरिटी। ए क्या है? अपीलेट अथॉरिटी। विच मीन्स कि रेंट कंट्रोलर जो है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है, वो एक तरह की अपीलेट अथॉरिटी की तरह भी काम करेगी। अपीलेट अथॉरिटी का मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी ऑर्डर जो रेंट कंट्रोलर ने पास किया है उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि रेंट कंट्रोलर ने जो ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ आप अपील में कहां जाएंगे? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। कहां से पता लगता है? सेक्शन 8 से। क्यों? सेक्शन 8 कहता है भैया रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास 3 पावर है। एक, रेंट कंट्रोलर, मतलब रेंट कंट्रोलर के ऊपर चेक करना वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करना, अगर कोई पर्सन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानता तो उसको कंटेम्प्ट के लिए पनिश करना। तीसरा इज अपीलेट अथॉरिटी, मतलब कि अपील की पावर है। कोई भी ऑर्डर जो रेंट कंट्रोलर द्वारा पास किया गया उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। कोई भी डाउट इस बात को लेकर अभी तक? यस, कोई भी डाउट इसके अंदर? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की पावर्स एंड फंक्शंस, ये 3 पावर्स है और हमसे यही क्वेश्चन आएगा। वो 3 लिखेगा, उसके साथ एक और लिख देगा भाई इनमें से कौन सी पावर नहीं है। तो ये 3 पावर है, अपील की पावर है, कंटेम्प्ट में पनिश करने की पावर है, रेंट कंट्रोलर के ऊपर चेक करने की पावर है। उसके अलावा और कुछ भी वो पूछे तो कह देना वो पावर्स नहीं। यस, अभी तक कोई भी डाउट? अब आ जाओ अपने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बाद। हाँ जी, उसके लिए फॉर्म नहीं जी, उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट। राइटिंग में एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट का क्या फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी इस एक्ट के अंदर दिया गया है, पर कोई फिक्स फॉर्मेट जरूरी नहीं है, आप कोई और फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो। अब आ जाइए रेंट कंट्रोलर पावर्स एंड फंक्शंस, सेक्शन 9। अब आ जाओ रेंट कंट्रोलर की पावर्स क्या है। सिंपल सा, रेंट कंट्रोलर की पावर्स ऐसे याद कर लेना, DRDO।
अब ध्यान दे देना, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, राइट्स, ड्यूटीज, ओ को कर देना 6 या फिर 6। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई रेंट कंट्रोलर के पास क्या क्या, उसकी क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन है। पहला, कोई भी डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होगा वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, रेंट कंट्रोलर के पास। तो ध्यान देना, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है वो एक एपीलेट अथॉरिटी है, उसके पास मामला डायरेक्ट नहीं जाता है, सबसे पहले कहां जाता है, रेंट कंट्रोलर के पास। तो कोई भी जो डिस्प्यूट है वो किसके पास जाएगा, कोई भी डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है वो सबसे पहले जाता है रेंट कंट्रोलर के पास, फिर अपील में जाता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। एक तो कोई भी डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होगा उसको कौन देखेगा, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में मामला जाता है अपील में, पहले कौन देखेगा, रेंट कंट्रोलर, उसके बाद राइट्स। लैंडलॉर्ड और टेनेंट की जो राइट्स है ना, एंड टेनेंट की जो राइट्स है, हमने शेड्यूल में बात की थी कि 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 टेनेंट की राइट, शेड्यूल 2 लैंडलॉर्ड की, शेड्यूल 3 लैंडलॉर्ड की ड्यूटी, वो सब। तो उनमें जो राइट्स बताई गई हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स की जो राइट्स है उनको लागू करवाना, उनको लागू करवाना या उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की जो ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशन बोल दो, ड्यूटीज हैं, उनको एनफोर्स करवाना कि वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करे। 6 मतलब कोई भी डिस्प्यूट, रेंट कंट्रोलर के पास कोई भी डिस्प्यूट जो होगा उसको वो 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करेगा। 6 महीना कब से, रिस्पोंडेंट के अपीयर होने से। कितने मंथ में डिस्प्यूट डिसाइड होगा, डिस्प्यूट बी डिसाइडेड विद इन 6 months, 6 months। ये एक चीज तो अब ध्यान देना, क्या क्या है। पहला, कोई भी डिस्प्यूट जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में है उसको कौन देखेगा, रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर का और क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की राइट्स को एनफोर्स करवाना, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की ड्यूटीज को एनफोर्स करवाना। और कोई भी मामला जो लैंडलॉर्ड और कोई भी मामला जो रेंट कंट्रोलर के पास आएगा उसको कौन चेक करेगा, उसको वो कितने महीने में डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा, 6 महीना। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, या ध्यान से पढ़ लेना रेंट कंट्रोलर की पावर्स एंड फंक्शंस। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की पावर्स एंड फंक्शंस, और उसके अलावा रेंट कंट्रोलर की पावर्स एंड फंक्शंस। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सब बता दिए, यहां कोई भी गलती मत करना, कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक। ठीक, अब आ जाओ आगे, लास्ट सेक्शन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके, भाई रेंट कंट्रोलर की कौन सी पावर नहीं है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पावर बताई गई है रेंट कंट्रोलर की, कि भाई डिस्प्यूट देखेगा, कि भाई लैंडलॉर्ड टेनेंट की राइट्स को एनफोर्स करवाएगा, लैंडलॉर्ड टेनेंट की ड्यूटीज को एनफोर्स कराएगा, ये उसकी पावर्स है। उसके अलावा कुछ भी लिखा हो वो उसकी पावर नहीं है।
क्योंकि वो बेरेक्ट में नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक और मामला सबसे पहले किसके पास आता है? रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अपीलेट अथॉरिटी। अपील में मामला जाता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में। अब आ जाओ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब ध्यान देना यहां है क्या एक्चुअली में, बोल सॉरी पावर्स क्या, सॉरी प्रोसीजर। पावर्स फंक्शंस तो हम कर चुके हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। देखो दोनों ही एक तरह से मामला इनके पास होता क्या है, दोनों के पास ही केसेस आते हैं, दोनों ही केसेस को डिसाइड करते हैं, ऐसा ही कुछ इनके पास होता है। दोनों के पास केसेस आते हैं, दोनों ही केसेस को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली कहना ये चाहता है कि भाई मान लो इनके पास जो मामला आएगा तो इनको सीपीसी फॉलो करना है कि नहीं करना। क्या ये सीपीसी को फॉलो करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि ये भी तो एक तरह का सिविल डिस्प्यूट है ना, सिविल मामला ही तो है, सिविल मामला ही है। तो ये लोग जो ट्रायल करेंगे या फिर ये लोग जो प्रोसीडिंग करेंगे वो किस प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, उनके ऊपर जो प्रोसीजर का जो लॉ है कौन सा लगेगा। यहाँ पर जो ये बात हो रही है ना कि प्रोसीजर, इनका ये कहने का मतलब ये है कि रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है जब ये मामले को डिसाइड करेंगे या फिर ये जो प्रोसीडिंग करेंगे उसमें ये सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करेंगे या फिर किसी और एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहली बात जिसका सिंपल सी भाषा में कि भैया जो ये प्रोसीडिंग कंडक्ट करेंगे उसमें सीपीसी को फॉलो करेंगे या नहीं। एक दूसरा, अब अपने ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भैया ये लोग सिविल कोर्ट नहीं होते हैं, सिविल कोर्ट अलग चीज है, ये लोग एक ट्रिब्यूनल है, ये लोग सिविल कोर्ट नहीं होते हैं। तो बात ये उठती है कि क्या सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स होती हैं वो सारी की सारी पावर्स ट्रिब्यूनल के पास होंगी क्या? दो बातें, पहला क्या सीपीसी रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऊपर लगेगा क्या? दूसरा, क्या जो सिविल कोर्ट की पावर्स है वो रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास है क्या? तीसरा, उसके अलावा पावर्स हो गया, ये हो गया। हाँ, तीसरा कि भाई अगर मान लो कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में या रेंट कंट्रोलर में, तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा ये जो है रेंट कंट्रोलर बोल दो या फिर जो ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, इनको किसी बीएनएसएस का कोई सेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, इनके ऊपर बीएनएस का कोई सेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और वो कैसे लगेगा ये अपने बात करेंगे कि वो कैसे लगेगा। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अब ध्यान देना। सबसे पहली बात, एक बार इसको वैसे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लगेगा। ऑल दो एक सिविल मामला है, रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर जो मामले आते हैं वो सिविल नेचर के हैं, पर ये लोग सीपीसी नहीं फॉलो करेंगे। इन लोगों को जो प्रोसीडिंग के दौरान जो प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत है, इनको सीपीसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इनको कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो करें, जो भी इनको लगता है इजी से इजी, जो भी प्रोसीजर बनता है सिंपल से सिंपल वो। तो सीपीसी को फॉलो करने के लिए बाउंड है? नहीं, सीपीसी फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, नो। अब देखो सीपीसी फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, तो यहां पर बात उठी भाई ठीक है, फिर ये सीपीसी फॉलो करने के लिए बाउंड है मतलब ये सिविल कोड नहीं है। हाँ, सिविल कोड नहीं है, ये सिविल कोड नहीं है, बात सही है, ये लोग ट्रिब्यूनल है। तो क्या सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी क्या इनके पास? पावर्स मतलब जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर होती है किसी को सम्मन इश्यू करने की, सिविल कोर्ट के पास पावर होती है कि इसको एडजर्न करने की, सिविल कोर्ट के पास पावर होती है कमीशन इश्यू करने की, ऐसा कुछ भी। तो वहां क्या होगा? तो सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी या नहीं होंगी सर? क्या क्या पावर्स होंगी वो अपने देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट इन शॉर्ट बस इतना बोलता है कि अगर कोई पर्सन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में या रेंट कंट्रोलर में फॉल्स एविडेंस देता है तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा। अगर कोई पर्सन, ये एक्चुअली में पनिशमेंट की बातें बताता है कुछ एक, या फिर ये बात करता है अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है इन रेंट कंट्रोलर या फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, कि अगर पर्सन कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो क्या सेक्शन लगेगा, बीएनएसएस का कोई सेक्शन है जो इस पे लगेगा, बीएनएस का कोई सेक्शन है जो इस पे लगेगा। ये अपने को कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है कि भैया हाँ इन पे लगेगा। ठीक है, वो कैसे लगेगा क्या है वो अपने आगे देखेंगे। तो दो बातें जो बहुत मेन है, पहला
रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को सीपीसी का फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इनका खुद का प्रोसीजर है। इनको कहा गया है कि भैया आप अपना खुद का प्रोसीजर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिविल कोर्ट की तरह वो लंबा और रिजिड प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज, और ये दोनों के लिए है, ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा, 6, 7, 8, 9, 10, सेक्शन 10। ध्यान रखना कि जो ये सेक्शन 10 है, ये रेंट कंट्रोलर को भी लगता है और ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को भी लगता है। अब इसमें सबसे पहली बात, जो ये रेंट कंट्रोलर है या फिर जो ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, ये बाउंड नहीं है सीपीसी से, विच मीन्स इन लोगों को सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ओन प्रोसीजर। इनको सिर्फ एक ही बात देखने की जरूरत है कि एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए क्या जरूरी है, न्याय के लिए जो प्रक्रिया की जरूरत है, आप वो प्रोसीजर फॉलो कर लो। इन शॉर्ट हमसे जो प्री में पूछा जाता है, क्या रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सीपीसी से बाउंड है क्या, ध्यान रखना नहीं है। ऑल्दो ये सिविल मामला है, सिविल नेचर का मामला है, पर नहीं है। इन लोगों को कहा गया कि आप अपना खुद का प्रक्रिया बनाओ, इस बात को लेकर कोई भी डाउट कुछ भी। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट, जो है दूसरा पॉइंट, विच इज कि भाई अगर इन पे सीपीसी नहीं लगता, इन पे सीपीसी नहीं लगता, दे आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी, क्या इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स है क्या, सिविल कोर्ट की पावर्स है, बिल्कुल है। अब सिविल कोर्ट की कौन कौन सी पावर है ये देखना, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स है और सिविल कोर्ट की फॉलोइंग पावर्स है। कैसे याद करोगे ये ध्यान रख लेना। डीएसएलआर कैमरा हम सबने सुना है, पनिशमेंट इज लाइक, पनिशमेंट लगता, नहीं नहीं वो पनिशमेंट नहीं, अभी आएंगे उस पे, तीसरा पॉइंट एक बार छोड़ दो। डीएसएलआर कैमरा सुना है, सीधा लिख दो डीएसएलआर कैमरा, टीए कैमरा, MERA, बस इतना लिख देना, ठीक है। डीएसएलआर कैमरा। अब आ जाओ, सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स, किसी को ऑर्डर करना कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये सब चीजें एक। उसके बाद दूसरा, डिसाइड करना, कोई भी मैटर जो है ना उसको डिसाइड करना, कोई भी जो मैटर है उसको डिसमिस करना। अभी अपने इस पे इन डिटेल बात करेंगे। एस, सम्मन, सम्मन इश्यू करना किसी पर्सन को बुलाने के लिए, सम्मन इश्यू करना किसी पर्सन को कि आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई चीज कोर्ट में पेश करो। एल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लो अगर कोई पार्टी मर जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए। रिव्यू, कोई भी फैसला सुना है उसको रिव्यू करना। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या रिव्यू की पावर है इनके पास, रेंट कंट्रोलर या रेंट, जी बिल्कुल है, रिव्यू की पावर है, ठीक है। उसके बाद सी, कमीशन इश्यू करना। कमीशन, कमीशन सिंपल सा होता है भाई, इनको लगता है यार कोई जगह की इंस्पेक्शन की जरूरत है, या फिर इनको लगता है किसी विटनेस को एग्जामिन करने की जरूरत है। मान लो कि कोई विटनेस जो है वो कहीं बाहर रहता है, बाहर मतलब किसी 200 किलोमीटर दूर रहता है, या विटनेस ऐसा है जो कोर्ट में नहीं आ सकता, उम्र दराज है, काफी बीमार है, तो कोर्ट क्या करे, सॉरी रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कमीशन इशू कर देगा। कमीशन मतलब किसी भी एक पर्सन को कह देगा कि यार तुम जाके उसकी बयान ले आओ। तो कमीशन किस लिए होता है, किसी विटनेस को एग्जामिन करने। कमीशन के और भी बहुत ग्राउंड होते हैं, पर हमने नॉर्मल पढ़ लेना कि कमीशन इश्यू हो सकता है। देन आता है ए इज एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट।
अब ध्यान देना, क्या क्या हो गए इनके, डॉक्यूमेंट्स मंगाना, किसी को भी ऑर्डर करना, भैया डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करो, कोई भी मामला जो आता है उसको डिसाइड करना, कोई भी मामला जो आता है उसको डिसमिस करना। ध्यान देना, कोई भी मामला जो आता है उसको डिसाइड करना। अब डिसाइड दो तरीके से होता है, चाहे तो दोनों पार्टीज आ गई तब, चाहे तो एक्स पार्टे, मतलब कि एक्स पार्टे भी डिसाइड हो सकता है। एक पार्टी आई दूसरी पार्टी नहीं आई, एक्स पार्टे। डिसमिस मतलब डिसमिस खत्म कर, डिसमिस करना एक तो फाइनल डिसीजन देना, दूसरा इज डिसमिस करना पार्टी नहीं आई तब, इन डिफॉल्ट। पार्टी कोई भी मान लो एक पार्टी नहीं आई या दोनों ही पार्टी नहीं आई तो मामले को खारिज कर देना। उसके बाद अब ध्यान रखना, डिसाइड करने की पावर है, डिसमिस करने की पावर है, एक और पावर है सेट असाइड करना, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल पास किया था ना, किसी भी वजह से मान लो कि भाई ए और ए वर्सेस बी का केस था, ए नहीं आया जिसने केस किया, तो ट्रिब्यूनल ने केस से डिसमिस कर दिया, कंट्रोलर ने केस से डिसमिस कर दिया, उसको दोबारा सेट असाइड भी कर सकते हैं। वो जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है उसको वापस कैंसिल किया जा सकता है, तो ये भी पावर है। सम्मन करना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पर लाना, रिव्यू कमीशन, ये सब। तो पहला सबसे पहली पावर आती है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या पावर है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर पावर ये है कि कोर्ट से रेंट, दोनों के पास पावर है, रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ये ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाइए डिसाइड। डिसाइड, रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो किसी भी मामले को, किसी भी मामले को डिसाइड कर सकते हैं। जो मामला उनके पास आ रहा है उसको डिसाइड कर सकते हैं, और किसी भी मामले को डिसाइड कर सकते हैं एक्स पार्टे। विच मीन्स एक क्वेश्चन बनता है, क्या एक्स पार्टे प्रक्रिया चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। तीसरा, डॉक्यूमेंट हो गया, डिसाइड हो गया, डिसमिस। इनके पास ये पावर है कि वो किसी भी मामले को डिसमिस कर सकते हैं। डिसमिस कब कर सकते हैं? फॉर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब मान लो एक पार्टी नहीं आई तो उसमें मामला डिसमिस कर सकते। अपने बस इतना याद रख लेना, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, मामले को डिसाइड कर सकते हैं, एक्स पार्टी डिसाइड कर सकते हैं, केस को डिसमिस कर सकते हैं। उसके अलावा सेट असाइड, जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल पास किया है, मान लो किसी केस को डिसमिस कर दिया किसी भी ग्राउंड पे, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सेट असाइड मतलब उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये भी पावर है। उसके अलावा एस फिर सम्मन, एक मिनट यार, अभी बता देता हूं। एक्स पार्टे, सम्मन। एक्स पार्टे सिंपल होता है, बता दे, यहां लिख देते हैं अपने एक्स पार्टे। मान लो ए वर्सेस बी का केस था, ठीक है, ए वर्सेस बी का, अगर यहां पे बी नहीं आता, क्योंकि होता क्या है सिविल में, क्या होता है, ये है प्लेंटिफ, ये है डिफेंडेंट, ये वो पर्सन है जिसने केस किया है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ हुआ है। अगर डिफेंडेंट नहीं आया, बी नहीं आया, नॉट अपीयर, कोर्ट बी के बिना भी केस चला सकती है। कोर्ट जो है बी के बिना भी केस चला सकती है। तो यहां पर अगर केस इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट चलता है, इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, उसको हम बोलते हैं एक्स पार्टे, उसको हम बोलते हैं एक्स पार्टे। अगर केस जो है डिफेंडेंट की एब्सेंस में चलता है उसको हम बोलते हैं एक्स पार्टे। एक दूसरा, अगर वहीं पर मान लो ए वर्सेस बी का केस है, ये ए नहीं आया, नॉट अपीयर, अगर कोर्ट यहां पर केस को डिसमिस कर देती है, कैंसिल मतलब वो रिजेक्ट कर देती है फॉर डिफॉल्ट, इसका मतलब होता है कि भैया जो प्लेंटिफ है नहीं, वो नहीं आया, प्लेंटिफ नॉट अपीयर, प्लेंटिफ नॉट अपीयर, वहां हम बोलते हैं केस, कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया फॉर डिफॉल्ट। ये होता है एक्स पार्टे और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर डिफेंडेंट नहीं आता और उसके बिना ही केस चलता है तब हम बोलते हैं एक्स पार्टे।
और अगर प्लेंटिफ नहीं आता और उसके बिना केस डिसमिस कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, हम बोलते हैं डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। यस, कोई भी डाउट? अब आ जाओ अगला पॉइंट, इश्यू करना सम्मन। मतलब कि पावर है कि सम्मन इश्यू करना, किसी को अपने सामने बुलाना, उसको बोलना कोई डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ऐसा कुछ भी। देन आ जाइए एल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है? ये कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑन रिकॉर्ड लाना, टू ब्रिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड। मतलब कि मान लो एक पार्टी मर गई, जैसे ए वर्सेस बी में है, ए मर गया तो पावर है रेंट कंट्रोलर है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास, उसके लीगल, उसके बच्चे को, उसकी बेटी को, उसके वाइफ को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को केस में ले आएंगे। उसके अलावा रिव्यू करना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिव्यू क्या पावर है? रिव्यू करने की पावर, टू रिव्यू केस, टू रिव्यू डिसीजन। ये अपने से ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास रिव्यू की पावर है? बिल्कुल है। कौन से सेक्शन में बताया गया है? ध्यान रखना, सेक्शन 10। उसके बाद आप आ जाइए सी, कमीशन इश्यू करना। कमीशन इश्यू करना। ए, एडजर्नमेंट, केस को एडजर्न करना। एडजर्न मतलब अगली तारीख। मतलब कोई भी कमेटी इश्यू करना अगर लगता है किसी चीज के लिए जरूरी है तो। ये हो गया कमीशन, एडजर्नमेंट। तो ये अपने बस ऐसे याद कर लेना भाई क्या प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर दो बातें याद रखना कि क्या रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल पे सीपीसी लगता है? नहीं लगता। वो खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, उनको कोई सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक चीज, उसके बाद क्या ये सिविल कोर्ट माने जाते हैं? सिविल कोर्ट नहीं माने जाते, ये ध्यान रखना। ये लोग सिविल कोर्ट नहीं माने जाते, ये खुद में ही एक ट्रिब्यूनल है, पर इनके पास सिविल कोर्ट की पावर जरूर होती है। इनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर जरूर होती है, और वो क्या क्या पावर है? वो ये सब पावर्स है। अभी तक कोई भी डाउट? अब कुछ एक चीजें जो आपको रटनी पड़ेंगी। पहली चीज, अगर कोई भी पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है रेंट कंट्रोलर या फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में, उस पे क्या सेक्शन लगेगा? एक। दूसरा, जो रेंट कंट्रोलर है वो रेंट या फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है, उनकी जो प्रोसीडिंग है, एक मिनट, रेंट कंट्रोलर है और जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, उनमें जो प्रक्रिया चलती है, जो प्रोसीडिंग होती है, उसको क्या माना जाता है? एक तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऑब्वियस जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानेंगे भाई, एक तरह का मामले को डिसाइड किया जा रहा है, एडजुडिकेट हो रहा है। ट्रिब्यूनल भी एक तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग ही होता है, उनको क्या माना जाता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो रेंट कंट्रोलर या फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, इनको नॉर्मली सिविल कोर्ट नहीं माना जाता। रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल डीम्ड होते हैं, कब माने जाते हैं सिविल कोर्ट? कब माने जाते हैं सिविल कोर्ट? तो अब ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में फॉल्स एविडेंस देता है तो उस पर 3 सेक्शन लगते हैं। पुराने वाले पहले लिख देता हूं, अगर पुराना वाला पूछ ले तो 193, 196, 228। अब वो क्या बन गया है? 193 बन गया है 229। ये रटना पड़ेगा भैया, कोई इलाज नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 229, 220, 193 हो गया 229, 196 हो गया 233 और 228 हो गया 267। ये चीज ध्यान रख लेना। क्या है कि भाई पुराने वाले क्या क्या लगते थे? आईपीसी के ये सेक्शन लगते थे, और बीएनएस के क्या लगते हैं? ये सेक्शन लगते हैं। तो अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है तो उस पर ये सेक्शन लगेंगे, बीएनएस का ये, आईपीसी का ये। एक। दूसरा, जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मामला डिसाइड हो रहा है, प्रॉपर ऑन मेरिट्स डिसाइड हो रहा है, दोनों को सुना जा रहा है। तो वहां भी यही होता है, दोनों को सुना जाता है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जनरली रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट नहीं होता है, पर कब सिविल कोर्ट माना जाता है? सिविल कोर्ट ये माना जाता है, एक मिनट यार, सिविल कोर्ट ये माना जाता है एक, फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन है आपका
पहले चलो पुराने वाला लिख देता हूँ एक बार। 195 और है चैप्टर 26, 195 26 सीआरपीसी। और अब हो गया है वो, अगर पुराने नए वाले की बात करें तो 215 और चैप्टर 28 BNSS। ये रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है अपने पास। ऐसे ही रटना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा फॉल्स एविडेंस देता है तो उस पर क्या सेक्शन लगेगा। जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग है उसको क्या माना जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। कौन सी सिचुएशन में रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को हम सिविल कोर्ट मानते हैं, अगर हमको उनके ऊपर 215 का सेक्शन लगाना है बीएनएसएस का, या फिर चैप्टर 28 लगाना है बीएनएसएस का, तब वो सिविल कोर्ट माने जाते हैं, अदरवाइज नहीं माने जाते। ये इन शॉर्ट है आपका प्रोसीजर ऑफ रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। आज के जितने भी सेक्शन पढ़े हैं, ऑल दो रेंट एक्ट के अंदर सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर आज के जितने भी सेक्शन है इनमें से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। आपका रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अंदर कौन एस्टेब्लिश करता है, कितनी अथॉरिटीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब। उसके बाद अगर बात की जाए तो रेंट, ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन से पॉइंट बनता है। उसके बाद रेंट कंट्रोलर में क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कौन डिसाइड करेगा। उसके बाद आप आ जाइए रेंट कंट्रोलर की पावर्स, ऐसे ही याद कर लेना सीधा ट्रिक से कि ये पावर्स है, ये पावर है। रेंट कंट्रोलर कितने महीने में मामले को डिसाइड करेगा, 6 महीने में। ये 10 को बहुत अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से पढ़ना कि भाई इन पे सीपीसी लगता है या नहीं लगता। सीपीसी नहीं लगता तो फिर कौन सा प्रक्रिया, कौन सा प्रोसीजरल लॉ लगेगा। ये सिविल कोर्ट माने जाते हैं, नहीं माने जाते, नहीं माने जाते, पर इनके पास सिविल कोर्ट की फिर भी पावर्स होती हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो, कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। आज की अपनी क्लास यहाँ खत्म है, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ये सब। कल अपने एग्जीक्यूशन अपील और इनसे, और हार्डली एक दो दिन हार्डली, जिसके अंदर अपना एक्ट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कर लेना प्लीज कि भाई जो क्या कहते हैं, ये आप जो पढ़ रहे हो रेंट कंट्रोल एक्ट, उसका आपका टेस्ट होगा, तो आपके पास 2 दिन है, आप उस टेस्ट को खत्म कर देना। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर आप ये अपना बेरेक पढ़ के, आपके पास नोट्स हमने दिए हुए हैं, श्योर, मतलब जो क्लास, ये जो क्लास नोट्स हैं, और उसके बाद डिटेल नोट्स भी दे देंगे। चलिए फिर अब क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास अपने वही शाम को 4:30 बजे। थैंक यू।